नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित जो आपका दिल झकझोर देगी। बेटों ने अपनी ही माँ को ठंड में मारने के इरादे से छत पर छोड़ दिया। फिर भी जब माँ न मरी तो अपने हाथों से गला घोंट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर कैसे कोई औलाद इतनी निर्दयी हो सकती है? और फिर क्या हुआ उन बच्चों के साथ? कैसे मिली उन्हें उनके कर्मों की सज़ा? आइए जानते हैं इस कहानी में। लड़ते थे बचपन में, अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। और आज जब जवान हुए तो लड़ा करते हैं कि अम्मा तेरी है, अम्मा तेरी है। जिस अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी को गला घोंट कर मार डाला। न अम्मा तेरी है, न अम्मा मेरी है। ये चंद लाइन महज एक कविता की नहीं है, बल्कि ये लाइनें दिखा रही हैं सच्चाई कलयुग की, जहाँ औलाद जवान होने के बाद और माता पिता के बूढ़े होने के बाद उन्हें कुछ नहीं समझती है। यह सच्चाई है। आजकल की एक तस्वीर है जो आजकल कलयुग में वास्तव में कुछ माता पिता के साथ हो रहा है। आजकल औलाद अपने माता पिता से पीछा छुड़ाने के लिए उनके साथ क्या क्या कर सकती है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। पुष्पा जी एक घरेलू महिला थीं, क्योंकि अपने घर में वह सबसे बड़ी थीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा सुलझी हुई थीं। उनके बाद उनके दो बहन भाई और थे। पुष्पा जी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जब से उन्होंने बचपन से होश संभाला, तब से हर चीज़ के लिए संघर्ष ही किया। विधाता ने न जाने कौन सी कलम से उनकी किस्मत लिखी थी। उनकी घरेलू स्थिति के आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनकी माताजी गांव के ही कुछ जमींदारों के यहाँ खेतों में कुछ रुपयों के लिए काम करने के लिए चली जाया करती थीं, और पिताजी अपनी साइकिल पर छोटे छोटे बुढ़िया के बाल बेचने के लिए चले जाया करते थे। पूरे दिन घूमकर आने के बाद मुश्किल से इतना कमा पाते कि घर की रोजी रोटी चल पाती। बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो बेचारे सोच ही नहीं सकते थे, जबकि पुष्पा जी बचपन से ही बहुत पढ़ना लिखना चाहती थीं। इसीलिए बेचारी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने चली जाया करती थीं। जब तक अकेली थीं, तब तक थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करती थीं। पर जब से घर में उनके दो छोटे भाई बहन हुए, तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ही आ गई। और फिर बेचारी पुष्पा जी का स्कूल जाना जैसे छूट ही गया। यहीं कोई दूसरी तीसरी क्लास तक पढ़ी होंगी, लेकिन वह पढ़ने में इतनी होशियार थीं कि कोई लिख कर जोड़ घटा गुणा भाग करके हिसाब लगाकर बताए, उससे पहले वह मुंह जवानी उसका हिसाब किताब बता दिया करती थीं। लेकिन क्या करें, यह बात तो सभी जानते हैं कि कई बार जिम्मेदारियों के बोझ के तले प्रतिभा दब कर रह जाती है। और ऐसा ही हुआ पुष्पा जी के साथ। बेचारी अपने छोटे छोटे भाई बहनों को संभालती, घर का काम किया करती, क्योंकि उनकी माताजी भी घर चलाने में उनके पिता का हाथ बटाने के लिए ही गांव के ही जमींदार लोगों के यहाँ खेतों में काम करने के लिए चली जाया करती थीं, जिससे उनकी गृहस्थी की गुजर बसर हो रही थी। बस ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। पुष्पा जी की छोटी बहन रीना और भाई अशोक दोनों ही इतने समझदार नहीं थे। हालांकि पुष्पा जी के पिता ने उन्हें स्कूल जाने से कभी मना नहीं किया, पर वह कैसे जाती? जब भाई बहन थोड़े थोड़े बड़े हुए तो वह भी गांव के सरकारी स्कूल में जाने लगे। और फिर पुष्पा जी ने भी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू की। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहा, और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर पुष्पा जी ने 8वीं कक्षा की परीक्षा दी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चूंकि पुष्पा जी इतनी समझदार और कुशल थीं, तो उन्होंने अपने भाई बहन को भी अच्छी देखभाल दी।
और फिर उन्हीं के सानिध्य में रहकर उनके भाई बहन का ध्यान भी पढ़ाई की तरफ ही लग गया था। वे दोनों भी पढ़ने में बहुत होशियार थे। पुष्पा जी दिन में स्कूल पढ़ने जाया करती, रात को आकर अपने घर के काम किया करती, उसके बाद अपने भाई बहनों को पढ़ाया करती थीं और प्रतिदिन का उनका यही रूटीन रहता था। माता पिता भी अपनी बेटी की यह समझदारी को देखकर बहुत खुश हुआ करते। उनकी माँ तो जैसे घर गृहस्थी के कामों से बिल्कुल निश्चिंत ही हो चुकी थी। अब तो घर के छोटे छोटे भाई बहनों का सबका काम करना सब अब पुष्पा जी ही किया करती थीं। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन शाम को जब पुष्पा जी के पिता घर लौटे तो उन्होंने बताया कि पुष्पा जी के लिए किसी ने एक अच्छा सा रिश्ता बताया है। हालांकि पुष्पा जी शादी तो नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि वे पढ़ लिख कर बहुत कुछ करना चाहती थीं और उन्होंने अपने पिताजी से मना भी किया था। लेकिन उनके पिता एक गरीब आदमी थे। बिना मांग जांच का अच्छा रिश्ता मिलना यह भी तो जल्दी से संभव नहीं हो सकता। फिर पुष्पा जी के पिताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा, ऐसे रिश्ते मिलने सौभाग्य की बात होती है। और फिर तू तो मेरी माली हालत जानती ही है। यह जो रिश्ता आया है इसमें कोई भी मांग जांच नहीं है। अच्छे ऊंचे खानदान के लोग हैं, वरना तो मैं तेरी शादी में कहाँ से ही पैसा लगाऊंगा। जिस घर में 2 समय का खाना तक नसीब नहीं होता, उस घर में शादी जैसे बड़े काम को करने के लिए न जाने मुझे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उन्होंने पुष्पा जी को बहुत समझाया और बेचारी क्या ही करती। परिवार की खुशियों के आगे अपने मन को मारकर उन्होंने शादी कर ली। और बस फिर जिस दिन से पुष्पा जी की शादी हुई उस दिन से उनके तो जैसे दिन ही बदल गए। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों की कहावत तो सुनी ही होगी। वो कहते हैं ना कि 12 वर्ष बाद तो घूरे के भी दिन बदलते हैं। तो फिर इंसान का भी समय एक ना एक दिन ज़रूर ही बदलता है। और ऐसा ही पुष्पा जी के साथ भी हुआ। पुष्पा जी के ससुराल वाले लोग बहुत ही भले लोग थे। उनके ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी। साथ ही उनके ससुराल वालों ने उनके माता पिता से किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं करवाया, उल्टा खुद ही दोनों ओर की शादी का खर्चा उठाया था। जब शादी करके पुष्पा जी अपनी ससुराल को पहुंची तो बहुत ही घबराई हुई थीं। नया परिवार, नए लोग, सब कुछ कैसे होगा? हजारों सवाल पुष्पा जी के मन में घूम रहे थे। लेकिन उनका सरल स्वभाव और उनकी सासू माँ के स्नेह से वे जल्दी ही परिवार में घुल मिल गईं। पुष्पा जी ने जितने दुख अपने मायके में देखे थे उससे 4 गुना सुख पुष्पा जी को अपनी ससुराल में मिला। पुष्पा जी जितनी समझदार, उनके पति भी एकदम उनकी ही तरह बहुत ही समझदार और सुलझे हुए। साथ ही वह नए विचारों से भरे हुए थे। धीरे धीरे अब समय बीत रहा था और पुष्पा जी अब अपने नए घर में यानी कि ससुराल में अच्छे से रम गई थीं। एक दिन सब लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। तब पुष्पा जी से उनके ससुर साहब ने पूछा कि बेटा, आज कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं? तब पुष्पा जी बोली, पापा जी, मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद है। मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, लेकिन घर के हालात तो आप अच्छे से जानते हैं। आखिर कैसे मैं यह कर पाती? इतना सुनकर पुष्पा जी के ससुर ने उनके पति को कहा कि कल से घर पर तू बहू को पढ़ाया करेगा। जैसे ही 10वीं कक्षा के फॉर्म निकलेंगे वैसे ही तू बहू का फॉर्म भरवा देना, जिससे कि बहू अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके। अगले ही दिन पुष्पा जी के पति ने उनका एडमिशन एक बढ़िया कॉलेज में करवा दिया। अब तो पुष्पा जी के सपनों को जैसे पंख लग गए थे। पढ़ने लिखने में उनकी पहले से ही रुचि थी,
इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आई। बाकी अगर कोई पढ़ाई में दिक्कत आती तो वह अपने ससुर या फिर अपने पति से उसमें मदद ले लिया करती थीं। और इस तरह से पुष्पा जी अपने गृहस्थ जीवन में बहुत खुश थीं। अपने पति और ससुराल वालों के सहयोग से पुष्पा जी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके कुछ समय बाद पुष्पा जी ने सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी की और वे जल्दी ही टिकट कलेक्टर के पद पर नियुक्त हो गईं। पुष्पा जी की कामयाबी से उनके पति और पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। उनकी सास का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुछ समय के बाद पुष्पा जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें दोनों ही बेटे थे। एक का नाम रतन और दूसरे का नाम मुरारी रखा गया। दोनों ही बच्चे देखने में बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। अब तो पुष्पा जी और उनके ससुराल वाले सभी लोग बहुत खुश थे। उनकी सास बार बार भगवान के हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि भगवान, इतनी खुशियाँ तुमने इस गरीब को एक बार में ही दे दी। समय के साथ साथ पुष्पा जी के घर में खुशियाँ भी बढ़ रही थीं। जैसे ही उनके दोनों बेटे 3-3 साल के हुए, वैसे ही एक दिन अचानक से उनके ससुर सीढ़ियों से गिर गए। उनको काफ़ी चोट आई। जिस तरीके से वो गिरे थे, उनके सिर के पिछले भाग में चोट लग गई थी, जिससे उनके सिर से काफ़ी खून बह गया था। जब तक उन्हें अस्पताल लेकर पहुँचे, तब तक खून ज़्यादा बह चुका था और उनमें कोई कोई ही सांसें चल रही थीं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पुष्पा जी के ससुर को नहीं बचा पाए। अब तो पुष्पा जी के परिवार में खुशियों की जगह गम ही गम हो गया था। पूरा परिवार दुखी सा ही रहने लगा। ससुर की मौत के बाद पुष्पा जी की सास अब बहुत उदास रहने लगी थीं। वह न किसी से बात करती न हंसती, बस चुपचाप गुमसुम सी रहने लगीं। पुष्पा जी से अपनी सास का दुख देखा नहीं जाता। वे रोज़ अपने पति प्रकाश जी से कहती कि वे अपनी माताजी से बात किया करें, उन्हें खुश रखने की। पुष्पा जी और प्रकाश जी ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें बाहर घुमा कर लाने का प्लान बनाया। अब बस बारी थी तो पुष्पा जी की सास को इस बात के लिए हाँ करने की। रात को सब सो गए। अगली सुबह पुष्पा जी उठीं और उन्होंने अपना रोज़ का नित्य कर्म निपटा कर चाय बनाई। चाय लेकर के वे अपनी सास के पास पहुंचीं। प्रकाश जी को उन्होंने रात में ही समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है और कैसे अपनी माँ यानी सासू माँ को मनाना है। जब तक पुष्पा जी अपनी सास के लिए चाय बना करके ले गईं, तब तक उनकी सासू माँ भी नहा करके अपने सभी रोज़ की दिनचर्या से निपट गई थीं। पुष्पा जी ने जाकर उनके पैर छुए और चाय का कप अपनी सासू माँ के हाथ में दे दिया। पुष्पा जी की सास ने भी चाय का कप हाथ में लिया और चाय पीने लगीं कि तभी पुष्पा जी के दोनों छोटे छोटे बेटे भी अपनी दादी के पास आकर के खेलने लगे। पुष्पा जी ने दोनों को गोदी में उठा लिया और उनसे बातें करने लगीं कि तभी बड़ा बेटा रतन बोला, दादी दादी, इतने दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर नहीं गए। दादी चलो ना हमारे साथ, कहीं घूमने चलते हैं। मम्मी पापा भी हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाते। आप तो कम से कम ले चलो ना दादी, प्लीज़ दादी। जब बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे तो प्रकाश जी ने उन्हें डांटा कि बच्चों, दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए तुम दोनों जिद मत करो। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं माने तो प्रकाश जी ने उन्हें बहुत ही तेज आवाज़ में डांट दिया। जैसे ही प्रकाश जी ने गुस्से में उन्हें चिल्लाया, वैसे ही बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बच्चों का रोना पुष्पा जी की सास से देखा न गया और वह अपने बेटे और बहू के साथ बच्चों को घुमाने जाने के लिए तैयार हो गईं। और फिर उसके बाद वे सब लोग खुशी खुशी तैयारी करने लगे। सारे लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और अगली सुबह पुष्पा जी, उनके बच्चे और प्रकाश जी अपनी माता जी
और दोनों बच्चों को लेकर के परिवार सहित घूमने के लिए निकल गए। पूरा परिवार बहुत खुश था। आज बहुत दिनों के बाद पुष्पा जी की सास की आंखों में खुशी देख करके पुष्पा जी बहुत खुश थीं। सभी को खुश देख करके प्रकाश जी को भी संतुष्टि हुई थी। बस ऐसे ही हंसी खुशी कुछ ही समय का सफ़र तय करने के बाद वे लोग अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों की पिकनिक स्टार्ट हुई। उन्होंने खूब सारी मस्ती की और इस सब से आज पहली बार पुष्पा जी की सास भी उनको थोड़ी खुश सी दिखाई दी। और यही तो चाहते थे पुष्पा जी और उनके पति प्रकाश जी। उनकी सास ने जो उनके ससुर के चले जाने के बाद बिल्कुल बोलचाल सबके बीच बैठना उठना बंद कर दिया था, आज उनको हंसता हुआ देख करके वे दोनों भी बहुत खुश थे। तभी पुष्पा जी के बच्चे उनके पास आए और बोले कि माँ, हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दे दो ना। बच्चों की बात सुन करके पुष्पा जी बोली, आओ बच्चों, दादी का हाथ पकड़कर इधर आओ, फिर मैं तुम्हें देती हूँ खाने के लिए। सबने बैठ करके खाना खाया। पुष्पा जी खाना करने में बिजी थीं। उनकी सास का भी ध्यान वहाँ से थोड़ा सा ही हटा था कि तभी पुष्पा जी का छोटा वाला बेटा मुरारी न जाने खेलते खेलते खाई की तरफ बढ़ चला। अचानक से जैसे ही पुष्पा जी की सास का ध्यान उस ओर गया और उन्होंने अपने पोते को खतरे में देखा, तो वह उसको बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी कि वहाँ पास ही पड़े केले के छिलके पर उनका पैर पड़ गया और वह संभल ही नहीं पाई और खाई में गिर पड़ी। पुष्पा जी और प्रकाश जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी माता जी को नहीं बचा पाए और उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिनों पहले ही पिताजी और अब माता जी की मौत हो गई। इस अकस्मात मौत से प्रकाश जी भी हिम्मत हार चुके थे। जैसे तैसे पुष्पा जी ने उन्हें संभाला था। कुछ ही समय में घर का हंसी खुशी का माहौल बस दुख में बदल गया था और यह तो बस शुरुआत थी। अब तो जैसे आने वाला समय और भी कठिन होने वाला था। समय बीत रहा था और अगले 1-1.5 साल के अंदर धीरे धीरे जैसे तैसे करके सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। लेकिन प्रकाश जी और पुष्पा जी के जीवन में एक नया बवंडर आने वाला था। एक दिन प्रकाश जी पार्टी में बने पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। जब वे वहां से घूमकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में गुजरते हुए एक तेज गति के ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। बहुत समय तक वह फड़फड़ाते रहे, लेकिन वहां आसपास कोई व्यक्ति ना होने के कारण उन्होंने मौके पर ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही यह बात पुष्पा जी को पता चली, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक साथ इतने दुख भगवान ने क्यों दे दिए। पहले उनके ससुर जी, फिर सास और अब उनके पति को खोने का इतना बड़ा सदमा उनसे बर्दाश्त ही ना हुआ। अब तो दिन रात पुष्पा जी एकदम गुमसुम बैठी, बस कुछ ना कुछ सोचती रहती। आंखों से आंसू गिरते रहते। प्रकाश जी की मौत की खबर पुष्पा जी के मायके वालों को लगी। वह भी उनके पास पहुंचे। उन्होंने पुष्पा जी की जैसे तैसे धीर बंधाई। लगभग 6 महीने पुष्पा जी ऐसे ही गुमसुम सी रहीं। लेकिन फिर लोगों के बहुत समझाने के बाद उन्हें समझ में आया कि उनके पीछे उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वह इस तरह से रहेंगी तो उनके बच्चों की देख रेख कौन करेगा। धीरे धीरे करके पुष्पा जी ने खुद को संभाला। हालांकि दुख बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें अपने बच्चे भी तो पालने थे। बढ़ते समय के साथ बच्चे भी बड़े होते चले गए। पुष्पा जी पहले घर का काम किया करती, अपने बच्चों की देखरेख किया करती। उसके बाद ड्यूटी। एक अकेली महिला के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण भरा वक्त था, लेकिन पुष्पा जी ने बिना घबराए हुए इस चुनौती का सामना किया। ऐसे ही करके समय बीतता रहा। पुष्पा जी के दोनों बच्चे भी
पढ़ाई लिखाई में मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई करते। आने वाले समय में दोनों ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा और फिर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दी। इसी बीच पुष्पा जी की मिलने वाली एक सहेली ने उन्हें उनके बड़े बेटे रतन के लिए अपनी बहन की लड़की का रिश्ता बताया। हालांकि पुष्पा जी ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर जब उनकी सहेली ने उन्हें समझाया कि अकेली और कब तक सब कुछ सहेगी, अरे बहू आ जाएगी तो थोड़ा हाथ बट जाएगा। अब तो सब कुछ काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ता है, और कितने दिन ये सब झेलेगी। अब तो उम्र भी हो चली है, क्यों अपने शरीर के साथ इतना बुरा अत्याचार कर रही है? आखिर तुझे किस बात की फिक्र है? अब तू पहले घर का खाना बनाती है, फिर जाकर ऑफिस का काम करती है, रात को आकर घर का काम फिर से करना। कम से कम बहू आ जाएगी तो घर से तो छुटकारा मिल ही जाएगा ना। पुष्पा जी को अपनी सहेली की बात कुछ ठीक तो लगी, लेकिन फिर वह एकदम से निराश सी हो गईं। जब वह निराश हुई और उनकी उस सहेली ने उनकी निराशा का कारण उनसे पूछा, तो उन्होंने अपने मन में पनपे हुए डर का कारण बताया कि जैसे आजकल की बहुएं आते ही अपने घर में अपना हुक्म चलाने लगती हैं, बस जब देखो तब हर बात में अपनी ही चलाती हैं। घर में तो जैसे उनका ही राज हो जाता है। शादी के बाद बेटे पर माँ का कोई अधिकार नहीं रहता। बस इस बात से ही डर लगता है। तू तो जानती है कि मैंने कितने दुख देखे हैं, और अब मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बस इसीलिए ही सोच रही थी कि बहू पता नहीं कैसी आए। तब उनकी सहेली बोली कि तू तो पागल है। अरे अनजान लड़की हो तो तेरा डरना लाजमी है, लेकिन वो अनजान थोड़ी है। अरे मेरी बढ़ती हुई लड़की है, जो होगा अच्छा होगा, तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, समझी? तब पुष्पा जी अपनी सहेली की बातों से आश्वस्त हुई तो बोली, अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अभी तो रतन पढ़ाई ही कर रहा है। कम से कम कुछ काम धंधा तो करने लगे, तब तो मैं उसकी शादी के बारे में सोचूंगी। अभी कुछ समय के लिए तो रुक जाओ ना कम से कम। तब पुष्पा जी की सहेली ने उनसे कहा, अरे पुष्पा, कैसी बात करती हो तुम भी? पता नहीं तुम सरकारी नौकरी कर रही हो, और फिर नौकरी के बदले अच्छी सी तनख्वाह भी तो मिल रही है। और फिर जब तक जिम्मेदारी रतन के कंधे पर नहीं आएगी, तब तक वह कुछ भी नहीं करेगा। इसीलिए अब तुम बस जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां कम करो और उसकी शादी करवा दो। फिर देखना कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रतन भी कोई ना कोई काम कर ही लेगा, छोटा मोटा सही। और तुम इतनी परेशान मत हो, अब तो तुम्हारा खुश होने का समय है। अरे भाई, जब घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें सिर्फ अपनी नौकरी का काम ही संभालना है। घर के काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो बस तुम तो बस ऐसे सपने देखो कि तुम्हारी बहू तुम्हें महारानी बनाकर रख रही है। बस ऑर्डर ही चलाने हैं तुम्हें तो अपनी बहुओं पर। अब तो खाना पानी सब कुछ बैठे बैठे ही मिला करेगा। पुष्पा जी की सहेली ने उनके कंधे में कंधा मारते हुए हंसकर कहा। उनकी बात सुनकर पुष्पा जी भी मन ही मन खुश हो गईं। कुछ दिनों बाद पुष्पा जी की वह सहेली उनके घर आई तो उनके हाथ में एक तस्वीर थी। जब पुष्पा जी ने उस तस्वीर को देखा तो बस देखती ही रह गईं, क्योंकि वह तस्वीर उनकी बहन की लड़की की थी, जिसकी शादी की बात पुष्पा जी की सहेली ने उससे चलाई थी। तस्वीर में वह लड़की उन्हें इतनी पसंद आ गई। उसके बाद में उन्होंने वह तस्वीर रतन को दिखाई तो रतन भी उसको देखता ही रह गया। एक नज़र में ही वह लड़की, जिसका नाम मोना था, सबको भा गई और सबकी सहमति से उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। और बहुत दिनों के बाद में आज पुष्पा जी बहुत खुश थीं, क्योंकि
उनके घर में उन्हें खुशियां आती हुई दिखाई दे रही थीं। बहुत लंबे समय के बाद जब से उनके घर में ये हादसे हुए थे, उन सब के बाद पुष्पा जी तो जैसे हंसना, खुश होना भूल ही गई थीं। खैर, सब धीरे धीरे समय के साथ घाव भर रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद फिर से वह खुश थीं कि उनकी बहू आएंगी और बहू आने के बाद उनके घर में खुशियां आ जाएंगी। वह बहुत उत्साहित थीं अपनी बहू के आने को लेकर। अब रतन के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो वे लोग लड़की के घर जाकर मोना को रोक आए और मोना के घर वालों ने भी वहीं पर रतन को रोक दिया था। कुछ समय के बाद उन दोनों की शादी के लिए अब दोनों के घर वालों ने पंडित को घर बुलाया और दोनों की कुंडलियां मिलवाई गईं। दोनों के गुण मिलवाए गए। गुण मिलने के बाद पंडित ने एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके उन लोगों को सुझा दिया। अब शुभ मुहूर्त वाले दिनों में तारीख ढूंढकर दोनों परिवारों ने तय कर लिया और नियत दिनांक और समय पर उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद मोना घर में आई। मोना के कदम घर में पड़ने के बाद पुष्पा जी की आंखों में अलग सी चमक थी। शादी अच्छे से हो गई और सब कुछ अच्छा हो चला था। पुष्पा जी को भी थोड़ा बहुत सुकून था। शादी की अगली सुबह उनके घर बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि शादी वाला घर था। पुष्पा जी की बहू बहुत लेट सोकर उठी। जैसे ही वह नहा धोकर नीचे आई तो उसके चाल ढाल, रहन सहन को देखकर पुष्पा जी को थोड़ा अजीब लगा। इतने सारे लोगों के सामने उनकी बहू ने सिर पर पल्लू भी नहीं ले रखा था। हालांकि पुष्पा जी पुराने विचारों वाली नहीं थीं। उन्हें बहू के घूंघट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बड़े बुजुर्गों के सामने सिर पर पल्ला तो रख ही सकती थी ना। पुष्पा जी ने अपनी बहू मोना को यही बात कही थी। उसने तो इसी बात का बतंगड़ बना दिया और सबके सामने चीखती हुई पुष्पा जी से बोली, मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। तुम नौकरी करती होगी अपने लिए। मेरे यहाँ मेरे घर वालों ने शादी की है मेरी यहाँ पर। किसी के घर की नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है जो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। अपनी बहू के ऐसे तेवर देखकर पुष्पा जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। चूंकि उनका बेटा अभी सो रहा था तो वह इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी ने सब लोगों के सामने क्या हंगामा किया है। शाम होते होते सभी रिश्तेदार उनके घर से विदा लेकर चले गए और उसके बाद पुष्पा जी भी अपने घर के कामों को समेटने में लग गईं। शादी का सामान सभी इधर उधर फैला हुआ था। अगली सुबह पुष्पा जी ने अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया और अपनी बहू के कल के किए गए बर्ताव के बारे में उनको बताया। तब पुष्पा जी की सहेली ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। हो सकता है कि नई नई इस घर में आई है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं घर आकर उससे बात करती हूँ। पुष्पा जी की सहेली के आश्वासन पर पुष्पा जी ने अपने बेटे और बहू को कुछ नहीं कहा। दोपहर को 10 बज चुके थे, लेकिन बहू अभी तक नीचे उतर के नहीं आई। पुष्पा जी ने जाकर आवाज़ लगाई तो बहू ने दरवाज़ा खोला और बोली, क्या बात है, क्यों सोने नहीं दे रही हो? बहू 10 बज रहे हैं और कम से कम तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है। 10 बजे तक घर में कौन सोता है बहू? जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज तुम्हें खाने में कुछ मीठा बनाना है। बहू इस बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही रतन की आंख खुली। वह बाहर आकर अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर बोला, माँ आप यहाँ? सॉरी माँ, वो पता नहीं यहाँ कैसे आंख नहीं खुली। उसने अपनी माँ के पैर छुए और मोना की तरफ देखता हुआ बोला, कम से कम तुम तो उठकर नहा धो लेती। माँ खुद से उठाने आई हैं और फिर सुबह के 10 बज रहे हैं। माँ चलो हम दोनों नीचे तैयार होकर आते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर
पुष्पा जी वहां से नीचे आ गईं। मोना भी नहा धोकर नीचे आई तो पुष्पा जी ने अपने बेटे के सामने ही उससे कहा, रतन, बहू मेरी बात तो सुनेगी नहीं। तुम ही इसे कह दो कि आज इसकी पहली रसोई है, खाने में कुछ मीठा बना दे। तो जोर से चिल्लाती हुई मोना बोली, देखो रतन, अपनी माँ को बिल्कुल साफ शब्दों में समझा दो। मैं तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं आई। और हाँ माँ जी, मैंने तुम्हें कल भी बहुत अच्छे से समझाया था कि मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना, कि मैं तुम्हारा हुक्म सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अगर मुझे इस घर में रखना है तो बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ रखना। अगर ज़रा भी सोच पड़ गई ना तो सोचो, 1 मिनट लगेगा मुझे पुलिस के पास जाने में, सारी की सारी हेंगड़ी निकल जाएगी तुम लोगों की। हलवा बनाना है, जो भी बनाना है फटाफट से बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी, इतना कहती हुई मोना अपनी सास को घूरती हुई सोफे पर जा बैठी। रतन भी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि आंखें दिखाती हुई मोना बोली, तुम्हें अगर ठीक से रहना है ना और मेरे साथ रहना है तो अपनी माँ की तरफदारी करना बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, समझे ना तुम, वरना तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने रतन को भी चुप करा दिया। और जब यह सब हुआ तो पुष्पा जी सोचने लगी कि जाने उनकी सहेली ने उनसे किस जन्म का बदला लिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो अपनी भतीजी को बहुत अच्छा बताया था। यह तो बहुत ही बदतमीज और घटिया किस्म की लड़की निकली। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था? पुष्पा जी ने हलवा बना दिया। खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर टेबल पर नाश्ता लगाने के बाद सब ने नाश्ता कर लिया। लेकिन पुष्पा जी मन ही मन बहुत दुखी हो गई थीं। उनके सारे सपने जो उन्होंने अपनी बहू के लिए देखे थे चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन उनके साथ बिल्कुल विपरीत हो रहा था। जैसे सोचा था वैसा तो उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। आज फिर से उन्होंने अपनी सहेली को उनकी भतीजी की करतूत के बारे में बताने के लिए फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी सहेली का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पुष्पा जी करती भी तो क्या करती, बेचारी इन सब में फंसकर रह गई थी। उनकी स्थिति अब तो पहले से भी बदतर हो गई। बेटा भी उनका प्राइवेट नौकरी करने लगा था। ज़्यादा कुछ कहता तो पत्नी उसको उल्टी सीधी धमकियां देने लगती। माँ की साइड लेते हो तो सीधे सीधे कोर्ट में जाने की धमकी देती। पुष्पा जी बेचारी सुबह उठकर घर का सारा काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा लगाती, कपड़े धोती, प्रेस करती और सारा काम करने के बाद फिर अपनी ड्यूटी पर जाती और वहाँ से आने के बाद फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाती और यही सब बस चल रहा था। अब तो पुष्पा जी की बहू की मनमानी चलने लगी थी। वह तो जैसे महारानी बनकर रह गई थी और पुष्पा जी उसकी नौकरानी। धीरे धीरे पुष्पा जी की उम्र बढ़ी और उनका रिटायरमेंट हो गया। पहले तो फिर भी वह उनसे बात किया करती थी, लेकिन जैसे ही पुष्पा जी का रिटायरमेंट हुआ वैसे ही उनकी बहू ने उनके ऊपर और ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए। पुष्पा जी का बेटा जब काम पर चला जाया करता तो उसके पीछे से उनकी बहू उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार किया करती थी। पुष्पा जी को अपनी बहू के आसार शुरू में ही नज़र आ गए थे तो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। अब रतन की शादी को 6 महीने बीत चुके थे और अभी 5-7 दिन पहले ही पुष्पा जी का रिटायरमेंट हुआ था। तो उस समय रतन के छोटे भाई मुरारी के पेपर चल रहे थे तो वह इस सब में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ घर का सारा काम कर रही है। उसने जब अपनी माँ से पूछा कि माँ, भाभी कहाँ गई हैं और आप घर का काम क्यों कर रही हो, तो पुष्पा जी एकदम चुप हो गईं।
फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, मेरा घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता है, इसीलिए सोचा कि बहू का थोड़ा हाथ बटा दिया करूं। बस इसीलिए काम कर रही हूँ। लेकिन माँ, इतना भी तो काम नहीं है घर में कि आपको ऐसा लग रहा है। भाभी कर तो लेती हैं घर का काम। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मोना घर के बाहर आई तो हाथ में पानी का गिलास लेकर आई। उसके इस बदले हुए रूप को देखकर पुष्पा जी एकदम से चौंक गईं। मोना आगे आई और बोली, मुरारी, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? आओ चलो अंदर आओ। अब क्या तुम यहीं खड़े रहोगे या बैठोगे भी? बताओ नाश्ते में क्या लोगे? क्या बनाऊं मैं तुम्हारे खाने के लिए? तब पुष्पा जी का छोटा बेटा मुरारी बोला, भाभी कुछ भी बना दीजिए, जो आप प्यार से बना देंगी मैं तो वहीं खा लूँगा। इतना कहते हुए वह सोफे पर बैठ गया और पुष्पा जी की बहू गरम गरम बढ़िया चाय और पकौड़ी बनाकर लाई। उसके हाथ में चाय पकौड़ी थी और चाय के 2 कप लिए जब वह आई तो पुष्पा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी बहू आज उनके लिए इस तरीके से नाश्ता बनाकर ले आई है। आखिर क्या हुआ है उनकी बहू को? खैर, पुष्पा जी ने उसके हाथ से चाय की प्याली ली और दोनों माँ बेटे ने बैठकर वहाँ चाय पी। फिर पुष्पा जी जैसे ही किचन की ओर बढ़ीं तो मोना ने उनके पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। पुष्पा जी डर गईं और उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। जैसे ही चाय का कप टूटा तो पुष्पा जी थोड़ा घबरा गईं और बोलीं, बहू मैं अभी साफ कर देती हूँ। तो पुष्पा जी को सहमा हुआ देखकर उनका बेटा एकदम दंग रह गया कि तभी मोना बोली, कोई बात नहीं माँ जी, कप ही तो है, आप जाइए, जाकर बैठ जाइए, मैं साफ कर दूंगी। बहू के बदले रूप को देखकर पुष्पा जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं। अगले 4-5 दिन जब तक उनका छोटा बेटा मुरारी वहाँ रहा, तब तक उनकी बहू मोना ने उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया। समय समय पर खाना, पानी, चाय, हर चीज़ की पूछती रही। उधर रतन के लिए भी खाना पैक करके समय से दे दिया करती थी। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी चल रहा था बहुत खतरनाक चल रहा था। अभी तक उसने बहुत कोशिश की कि पुष्पा जी कैसे भी करके घर छोड़कर चली जाएं या उसका पति खुद अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। तो उसने अपना काम करने का तरीका बदल दिया और उसने सोचा कि वह सबकी नज़रों में अच्छी बनकर अपनी सास को इस हद तक परेशान करेगी कि खुद उसकी सास अपनी सारी ज़मीन जायदाद, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे और उसके बाद अपनी सास को वह घर से बाहर कर देगी। यही इसके असली बदलने का कारण था। किसी के द्वारा पता चल गया था कि सारी ज़मीन जायदाद, सब कुछ अब इस मुरारी की है और इसीलिए वह उसके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। पुष्पा जी के भी रिटायरमेंट के अगले कुछ महीनों से पेंशन आनी शुरू हो गई। अगर मोना उन्हें उस घर से निकाल देती तो पेंशन के सारे पैसे उसको नहीं मिल पाते। इसीलिए उसने फिर दूसरों में अपनी सास के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया ताकि पेंशन के पैसे समय समय पर उसे मिलते रहें। मुरारी अपनी भाभी को देखकर अपनी माँ के लिए बहुत खुश था, क्योंकि उसने भी अपनी माँ को पूरे जीवन संघर्ष करते हुए देखा। उसे लगा कि अब उसकी माँ बहुत भाग्यशाली है जो इतनी अच्छी बहू उन्हें मिली है। शहर में रहकर पढ़ाई करते करते दूसरे बेटे को एक लड़की पसंद आ गई। उसने पुष्पा जी को यह बात बताई तो पुष्पा जी क्या ही करती, एक शादी अपनी मर्जी से करके देख चुकी थीं। उन्हें लगा शायद बेटे की पसंद ही उनके लिए ठीक निकल जाए और इसीलिए पुष्पा जी ने मुरारी की शादी उसकी पसंद की उस लड़की से करवा दी जिससे वह करना चाहता था। अब तो घर में 2-2 बहुएं आ चुकी थीं। छोटी बहू बड़ी के मुकाबले बहुत अच्छी थी। वह समय समय पर पुष्पा जी की और छोटे बेटे की ज़रूरतों का ध्यान रखती, उनको अच्छे से खाना पानी पूछती,
अब पुष्पा जी का दुख कुछ कम हो चला था। दोनों बेटे ठीक से कमा रहे थे। मोना भी अब सामने से ज्यादा चिड़चिड़ नहीं किया करती, लेकिन फिर भी उनकी छोटी बहू उनका बहुत ध्यान रखा करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उनकी छोटी बहू मीना के घर वाले आए और मीना को अपने साथ लेकर चले गए। मीना जो अपने घर से वापस लौटी तो इसका व्यवहार एकदम बदला हुआ था। ना तो वह अपनी सास के खाने पीने का ध्यान रखती, ना ही किसी और चीज़ का। समय बढ़ने के साथ साथ दोनों बहुओं का व्यवहार एकदम विपरीत हो गया था और समय के साथ साथ पुष्पा जी की उम्र भी बढ़ चली थी। वह एकदम बुजुर्ग हो चुकी थीं। दोनों बेटों की नौकरी अब दूसरे शहर में लग गई थी। दोनों अपना अपना अलग अलग कमाने खाने लगे और एक दूसरे से दूर हो चले थे। अब एक माँ दोनों बेटों को भारी लगने लगी थी। जब एक तारीख को पुष्पा जी की पेंशन आती तो दोनों बेटों को वह अच्छी लगती। उनकी पेंशन को लेने के लिए दोनों बेटे आपस में लड़ते, लेकिन उनका कुछ भी काम करने के लिए एक भी राजी न रहता। बस कैसे भी वे दोनों अपनी माँ से छुटकारा चाहते थे। सर्दियों का मौसम आया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोनों बहू बेटों ने उठाकर पुष्पा जी के खाट छत पर डाल दी और एक हल्की सी पिन्नी छत के ऊपर बांध दी। और कड़कती हुई सर्दी में पुष्पा जी दिन रात छत पर ही पड़ी रहती। पूरे 1 महीने ठंड में पुष्पा जी छत पर पड़ी रहीं। ना कोई उन्हें खाने का पूछता, ना पानी का पूछता। बेचारी बस हाथ जोड़कर प्रभु से दया की भीख मांगती रहती। जीते जी उनकी औलाद ने उन्हें नरक झेलने पर मजबूर कर दिया था। दोनों बेटे बहू यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके बुढ़िया से छुटकारा मिल जाए। जब 1 महीने ठंड में रहने के बाद भी पुष्पा जी को कुछ ना हुआ तो एक दिन उनके बड़े बेटे और बहू ने छत पर जाकर अपनी माँ की गर्दन घोंटकर उनकी जान ले ली। और इस बात का खुलासा उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने किया। उसने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले रतन नाम का व्यक्ति अपनी बुजुर्ग माँ को उन्होंने लगभग 1 महीने तक पूरे दिन रात ठंड में छत पर डाले रखा। कैसे बगैर किसी भारी कपड़े के वे उन्हें डाले रखते थे ताकि उनकी जान निकल जाए। लेकिन जब ऐसे भी उनकी मौत ना हुई तो एक दिन उनके बड़े बेटे और बहू ने मिलकर उनकी गर्दन घोंट दी और उस औरत ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसने बताया कि मैं कपड़े सुखाने के लिए अपनी छत पर गई हुई थी। इस बात पर पुलिस ने कठोर एक्शन लिया और जब पूछताछ की गई तो पता चला कि सच में अपनी माँ के कामों को करते हुए वे दोनों थक गए थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें छत पर डाल दिया। जब 1 महीने ठंड में रहने के बाद फिर उसकी मौत ना हुई तो आज उन्होंने अपने हाथों से अपनी माँ को मार डाला। दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें।